बाकी बच्चे भी बेटा कैमरा ऑन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। बेटे आज हम रीडर की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 29। आज के हमारे सबक का नाम है और चोरी पकड़ी गई। इसके मुसन्निफ हैं हसन आबदी। बेटा रेज योर हैंड्स, कौन रीडिंग करना चाहेगा सबसे पहले? हाँ जी बेटे बोलिए, शुरू कीजिए। और चोरी पकड़ी गई। आज कल इम्तिहान हो रहे थे। हैं तालिब चाचा ने पूछा, क्यों बच्चों तुम्हारे पर्चे कैसे हुए? सीमा बोली, बस हो ही गए, 2 सवाल छूट गए। रियाज ने कहा, तालिब चाचा इससे पूछिए 2 सवाल कैसे छूट गए? दरअसल कमीज की जेब से कारतूस निकालने का मौका नहीं मिला। ये कारतूस क्या होता है? तालिब चाचा ने हैरत से सवाल किया, क्या तुम लोग इम्तिहान के कमरे में राइफल और कारतूस भी साथ ले जाते हो? मैंने कहा, नन्हे नन्हे पर्चे होते हैं जिन पर बच्चे सवालों के जवाब लिख कर साथ ले जाते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, तालिब चाचा बोले। नकल करके इम्तिहान पास करना तो टफ है। ऐसी कामयाबी पर टफ नहीं रियाज ने सवाल किया, तालिब चाचा क्या आप लोग इम्तिहान में नकल नहीं करते थे? तालिब चाचा बोले, हमारे जमाने में एक तो सख्ती बहुत थी, दूसरे अच्छे बच्चे ऐसी बातों से बहुत दूर रहते थे। 8वीं क्लास में हमने नकल करने का अंजाम देख लिया था। जब बेटा यहाँ पे स्टॉप कीजिए आप। देखना मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हमारी कहानी का नाम है और चोरी पकड़ी गई। इसमें बता रहे हैं जी तालिब चचा। तालिब चचा है, सीमा है इसमें किरदार, और रियाज है। ठीक है। तालिब चचा ना बच्चों के इम्तिहानात हो रहे थे, वो बच्चे पूछ रहे हैं जी, तुम बच्चों बताओ तुम्हारे कैसे हुए बच्चे? तो सीमा बोली, बस हो ही गए, 2 सवाल छूट गए, यानी 2 सवाल रह गए। रियाज ने कहा, जरा तालिब चचा जरा इसलिए तो पूछिए कि 2 सवाल कैसे छूट गए या रह गए? दरअसल ये कमीज की जेब से कारतूस निकालने का इसे मौका नहीं मिला। तालिब चचा बड़े हैरान हुए, उनका ये कारतूस क्या होता है? तालिब चचा ने फिर पूछा, क्या तुम लोग इम्तिहान के कमरे में राइफल और कारतूस लेकर जाते हो साथ? उसने कहा, नहीं, नन्हे नन्हे पुर्जे होते हैं जिन पर बच्चे, पुर्जे किस चीज के होते हैं? कागज के, जिन पर बच्चे सवालों के जवाब लिखकर साथ ले जाते हैं। तालिब चचा ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, नकल करके इम्तिहान पास करना तो फिर यानी बहुत बुरी बात है आपको। ठीक है। रियाज ने फिर सवाल किया, तालिब चचा क्या आप लोग इम्तिहान में नकल नहीं करते थे? तालिब चचा बोले, हमारे जमाने में तो एक तो सख्ती बहुत होती थी, दूसरे अच्छे बच्चे ऐसी तमाम फजूल किस्म की बातों से दूर रहते थे। 8वीं क्लास में हमने नकल करने का अंजाम देख लिया था। जी अब कौन रीडिंग करेंगे? जी रोहान बेटा अब रीडिंग कीजिए आप। जी जी कीजिए। रोहान आपने अपना माइक अनम्यूट किए। रोहान अनम्यूट योर माइक।
Yes. हैदर रुहान बेटे आपकी वॉइस नहीं आ रही. Yes. हाँ जी Hello? हैदर है बेटे रीडिंग कीजिए. ये कहाँ से करना है? बेटे पेज नंबर 29 पे लास्ट वर्ड है लास्ट लाइन का. जब नकल करने का अंजाम लिया था। और चोरी पकड़ी गई. हाँ जी उससे आगे. जब बदरी की टोपी से जब बदल की टोपी में तारीख का खुलासा पकड़ा गया और हमारे क्लास टीचर बेगम साहिब ने एक साहब. बदल को कान से पकड़कर ये बेटे पूरे हॉल में आराम से पढ़ें. क्या हो गया पीछे कोई गाड़ी लगी हुई है. बेग साहब है. पूरे हॉल में 2 चक्कर लगवाए थे. तौबा तौबा, ऐसी इल्लत किसी की ना हुई. हमने हम सब ने अपने अपने कानों को हाथ लगाए. ये किस्सा सुनाकर तालिब चचा बोले, हमारे रियाजी के उस्ताद थे शरीफ साहब. दुबले पतले, पस्ता कद, लेकिन आवाज करारी पाई थी. दबे पांव चलते थे और दुश्मन के सर पर अचानक पहुंचते थे. 9वीं क्लास के इम्तिहान में शरीफ साहिब हमारे निगरान थे. पर्चे तकसीम करने के बाद उन्होंने अपने थैले में से रोज का अखबार निकाला और ऊंची कुर्सी पर आराम से पाँव फैला कर बैठते हुए का बोले, मेरे अच्छे दोस्तों अपना अपना काम करें. इधर उधर देखने, खुसर फुसर करने और नकल करने की कोशिश हरगिज ना करना, वरना इसकी सख्त सजा है. अब मैं तुम पर एतबार करता हूँ और तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूँ. जी बेटा यहाँ पे स्टॉप करें. अब जी शरीफ बेटा साहिब ने बदरी अखबार की के टोपी जो है उसका क्या उसकी टोपी से खुलासा पकड़ा गया था. ये तालिब चचा ने अपने वक्त का बेटे बताया था. उस बदरिल की टोपी से तारीख का खुलासा पकड़ा गया जी. और जो उनके टीचर जो थे बेग साहब उन्होंने बदरिल को कान से पकड़कर पूरे हॉल में 2 चक्कर लगवाए थे. तो तालिब चचा बोले ऐसी जिल्लत पर तो तौबा तौबा, हम सब ने तो अपने कानों को हाथ लगाए थे. फिर तालिब चचा ने बोला हमारे रियाजी के उस्ताद थे शरीफ साहब. बहुत दुबले पतले थे, पस्ता कद यानी छोटे कद के थे, लेकिन आवाज उनकी बहुत करारी यानी ऊंची थी. दबे पाँव चलते थे आराम आराम से यानी वो चलते थे पता नहीं था चलता. और दुश्मन के सर पर अचानक पहुंच जाते थे. 9वीं क्लास के इम्तिहान में जब शरीफ साहब उनके निगरान थे. ठीक है. पर्चे तकसीम करने के बाद उन्होंने क्या किया अपने थैले में से ना रोज का अखबार निकाला यानी अखबार निकाला और एक ऊंची कुर्सी पर आराम से बैठ गए. और उन्होंने तमाम बच्चों को कहा कि जी अब सब अपना अपना काम करें. इधर उधर देखने और खुसर फुसर यानी कानों में बातें करने की, आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई कोशिश करे, वरना और नकल जो करेगा उसको सख्त सजा मिलेगी. अब वो कहते हैं जी मैं तुम सब पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारा करता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूँ. अब जी कौन पढ़ेगा. हमजा. ये 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 कहकर शरीफ साहिब ने अखबार के वर्क खोले और आराम से पढ़ने लगे. जरा देर बाद हमने देखा कि पूरा अखबार इनके इनके मुंह पर फैला हुआ था और वो अखबार देखते देखते शायद 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 औंख गए थे या वाकई सो रहे थे. लड़कों लड़कों ने जब देखा कि मैदान साफ है तो पहले आपस में अशारे शुरू हुए. फिर लड़कों ने जेब से
پرزے نکال لیے۔ ایک دو نے تو آپس میں نوٹس کا تبادلہ بھی کیا۔ اچانک اخبار اڑ کر زمین پر جا گرا۔ میں یہی تو بول رہی ہوں آپ کو، اڑ کر زمین پر جا گرا اور شریف صاحب چیتے کی طرح انگڑائی لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہیں سے للکارا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ، باہر نکلو۔ معلوم ہوا کہ شریف جی اب بھی ایک اور قصہ انہوں نے بتایا جی، جب وہ سب کے لیے سب سمجھ رہے تھے کہ جی استاد صاحب جو ہیں یہ تو اخبار پڑھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بڑے سکون سے اخبار پڑھ رہی ہیں اور ان کے پورے منہ کے آگے اخبار ہے۔ اب جی بچوں نے کیا کیا، سمجھ رہے تھے کہ استاد صاحب تو شاید اخبار پڑھتے پڑھتے نا ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی اب تو میدان بالکل صاف ہے، اب تو بالکل ہر چیز کلیئر ہے، اب ہم آرام سے یہ کام کرتے ہیں یعنی نقل کرتے ہیں۔ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ لڑکوں نے وہ جیب سے جو چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے تھے ان پہ لکھا ہوا تھا وہ پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ ایک دو نے تو آپس میں جی نوٹس کا بھی تبادلہ یعنی ایک دوسرے کو نوٹس بھی پکڑا دیے۔ جی کیا ہوا، اچانک اخبار اڑ کر زمین پر جا گرا اور شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دم چیتے کی طرح نا انگڑائی لے کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہیں سے نا اونچی آواز دے کر کہا میں سب دیکھ رہا ہوں۔ ایک ایک کا نام دے کر انہوں نے آواز دی اور جو چیٹنگ کر رہے تھے نقل کر رہے تھے انہوں نے آواز دی اور ان کا کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ اور باہر نکلو۔ اب کون ریڈنگ کرے گا؟ احمد رضا بیٹے۔ جی احمد شروع کیجیے۔ احمد آپ کی آواز ہی بیٹا آئے۔ مومن آپ ریڈنگ کیجیے۔ معلوم ہوا کہ شریف صاحب نے جو اپنے نام سے زیادہ شریف تھے اس روز کے اخبار میں بہت سے سوراخ بنا لیے تھے جن سے وہ سارے ہال کا منظر آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اخبار منہ پر پھیلا رکھا ہے تو یقیناً سو رہے ہوں گے۔ انہوں نے سبھی کی چوریاں پکڑیں اور سزائیں بھی دلوائیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک واقعہ بورڈ کے امتحان میں پیش آیا۔ ہمارا ایک دوست تھا شابو، بہت موٹا تھا اس لیے شابو موٹا کہلاتا تھا۔ لڑکے اس سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ مجھ سے کہنے لگا میری تمہاری چیز ساتھ ہے اس لیے میری مدد ضرور کرنا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ بدرل بولا کوئی حرج نہیں تمہاری مدد میں کروں گا۔ اس دن اردو کا پرچہ تھا۔ بدرل اپنی دونوں جیبوں میں اردو کے نوٹس چھپا کر لایا تھا۔ اس نے شابو کو اشارے سے بتایا کہ فکر نہ کرنا، میری دونوں جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ اس اشارے بازی کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے اسکول کی تاریخ میں آج تک ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہے۔ بدرل سے سر اٹھا کر پہلے تو پانی کی فرمائش کی،
پھر ایک انگلی کا اشارہ کیا کہ مجھے غسل خانے جانا ہے اور چہرے پر ایسی بے بسی طاری کر لی کہ معاملہ بہت ضروری ہے۔ نگراہ نے کہا جاؤ۔ بدرل تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب شابو موٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے بھی ایک انگلی کا اشارہ کیا۔ نگراہ نے خوش دلی سے کہا ہاں تم بھی جاؤ۔ اپنے پروگرام کے مطابق وہ بھی ہال سے باہر نکل گیا۔ بڑی دیر ہو گئی، بدرل اور شابو دونوں واپس نہیں آئے۔ پھر جب امتحان کا وقت ختم ہوا، گھنٹی بجی اور ہم سب باہر نکلے تو دیکھا کہ ہیڈ ماسٹر کے دفتر کے سامنے دونوں مرغا بنے ہوئے ہیں۔ دونوں نے معافی مانگ کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ میں نے بدرل اور شابو دونوں دوستوں سے پوچھا یار بتاؤ تو صحیح یہ حادثہ کیسے گزرا؟ بدرل بولا غسل خانے میں داخل ہونے کے بعد میں نے کاغذ کے پرزے جیب سے نکالے اور ساتھ والے غسل خانے سے شابو کے کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اس امتحان ہال سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ سوری اسکیم پہلے سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سٹاپ کریں آپ۔ اب بھی روحان بیٹے آپ پڑھیں۔ روحان روحان بیٹے پڑھے، انمیوٹ کریں مائک۔ عمران آپ پڑھیں۔ شابو نے کہا اب تم میری بھی تو سنو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے راستے میں دیکھا تو روک لیا اور کہا پہلے لڑکے کو واپس آنے دو۔ پھر وہ حضرت خود غسل خانے کی طرف چل پڑے اور میں کھڑا ان کا منہ دیکھتا رہا تھا۔ بیٹا کریں پیج 34۔ جی پھر یہ ہوا بدرل نے کہا کہانی کا سرا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جب ساتھ کے غسل خانے سے کھانسی کی آواز سنی تو وہ مرزا رفیع سودا کی سوانی عمری فر پڑھ کر سنانے لگا۔ ابھی میں درمیان میں ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو رہی تھی اور ایک گرجدار آواز سنائی دی، شامت آئی ہے کیا؟ میری تو جان ہی نکل گئی۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ہیڈ ماسٹر صاحب لال آنکھیں نکالے موت کے فرشتے کی طرح سر پر سوار تھے۔ انہوں نے مجھے کان سے پکڑا اور پلٹتے ہی چٹر پراسی کو آواز دی، پکڑنا اس لڑکے کو، کیا نام ہے اس کا؟ شہاب الدین خبردار جانے نہ پائے۔ شابو بولا ابھی میں بھاگنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ ہی رہا تھا کہ چپڑاسی نے اگر
गर्दन गर्दन दबोची। फिर ये हुआ कि हेडमास्टर साहब ने दोनों शरीर लड़कों के सर आपस में टकरा दिए और इसके बाद मुर्गा बनाया। हाँ जी बेटा, इसमें ये हमें बताया गया है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक वाक़या उन्होंने सुना रहे हैं वो दोस्त कि एक और बोर्ड के इम्तिहानों में पेश आया। दो दोस्त थे, शाबू जो था वो मोटा सा था, इसलिए सब उसको शाबू मोटा कहते थे और तमाम लड़के उससे डरते भी बहुत थे। वो कहने लगा कि मेरी तुम्हारी सीटें साथ साथ हैं, इसलिए तुम मेरी मदद कर देना। तो जी उसने तो कहा मैंने तो साफ इनकार कर दिया इस पर। जी दूसरा एक दोस्त था बदरेल, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस दिन जी कहते हैं जी उर्दू का पर्चा था यानी पेपर था, तो उसके नोट्स जो हैं वो छुपा कर लाया हुआ था अपनी जेबों में। उसने शाबू को जी इशारे से बताया कि तुम फिक्र ना करना, डोंट वरी, मेरी दोनों जेबें भरी हुई हैं नोट्स। इस इशारेबाजी के बाद जी जो वाक़या पेश आया वो तो जी स्कूल की तारीख में एक रिकॉर्ड के तौर पर महफूज है। बदरील ने सर उठाकर पहले तो पानी की फरमाइश की, निगरान से बोला कि जी मैं पानी पिया हूँ। साथ ही उसने जी इशारा कर दिया कि मुझे बाथरूम जाना है, और फिर चेहरे पर उसने ऐसी ना बेबसी इस तरह का चेहरा बनाया कि जी उसको तो बहुत फौरी ज़रूरी जाना है इमरजेंसी तौर पर। तो जी जो एग्जामिनर था, निगरान था, उसने कहा जी जाएं। बदरिल जैसे ही तेज़ी से निकला, पीछे से जी शाबू मोटा भी खड़ा हो। उसने भी कहा जी उंगली से इशारा किया मुझे भी वॉशरूम जाना है। निगरान ने ना बड़ी खुशदिली से कहा चलें जी आप भी चलें। अब जी क्या था, उन दोनों में तो पहले ही तय था ये प्रोग्राम। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकले हैं तो बदरिल और शापू जो दोनों आपस वापस नहीं आए, तो फिर क्या हुआ, सब देख रहे हैं जी इम्तिहान का वक्त तो खत्म हो गया, घंटी बज गई है, वो दोनों तो वापस ही नहीं आए। अब जी क्या असल वाकया क्या हुआ था। अब वो जी दो बदरिल और शापू दोनों दोस्त थे, बाथरूम में पहुंचे। बाथरूम पहुंच के एक ने जी कागज के पुर्जे जो जेब से निकाले और साथ वाले गुस्सा खाने से शाबू के खांसने के इंतजार कर रहा था, और उसने उसको क्योंकि पहले से बाहर निकलते देख लिया था। अब जी क्या हुआ, उसने रास्ते में देखा हेडमास्टर साहब ने, तो शाबू ने कहा अब तुम मेरी बात भी तो सुनो। हेडमास्टर साहब ने मुझे रास्ते में देखा तो रोक लिया, पहले कहा कि पहले लड़के को वापस आने दो, उन्होंने उसको बाथरूम ना जाने दिया। उसकी जगह क्या हुआ जी, हेडमास्टर साहब खुद बाथरूम में चले गए। अब क्या था जी, वो तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, ये क्या हुआ। बदरील ने कहानी का फिर दोबारा से ना एकदम सिरा जोड़ा। उसने कह रही गुस्सा आंख वाले गुस्सा खाने से जब फांसी की आवाज़ सुनी तो मिर्जा रफ़ी सौदा की सवाने उम्री को फर्क पर पढ़कर सुनाने लगा। कहता है कि अभी तो मैं दरमियान में ही था कि दरवाजे पर ना एकदम दस्तक हुई और एकदम ना बड़ी गरजदार धूपदार आवाज़ आई, शामत आई है क्या। वो कहता है लो जी मेरे तो उधर ही हाथ पाँव फूल गए और मेरी जो है जान ही निकल गई। डरते डरते दरवाज़ा खोला तो बाहर क्या थे जी, हेडमास्टर साहब लाल पीले आंखें निकाल रहे थे और बिल्कुल मौत के फरिश्ते की तरह हमारे सर पर सवार थे। उन्होंने जब देखा, उन्होंने जी कान से पकड़ा और इसको कान से खींचते हुए ना बाहर ले आए और चपड़ासी यानी पीएम को आवाज दी कि इस लड़के को क्या नाम है इसका, शहाबुद्दीन, खबरदार ये जाने ना पाए। शाबू बोलता जी अभी वो भागने के लिए दाएं बाएं देख रहा था कि चपड़ासी ने उसे फौरन उसकी गर्दन से पकड़ लिया। फिर जी क्या हुआ कि मास्टर साहब ने दोनों शरीर लड़कों के सर आपस में जोर से टकरा दिए और उसके बाद उन्हें मुर्गा बना दिया। और फिर जब इतनी उनकी इंसल्ट हुई, इतनी बेइज्जती हुई, तो पूरा स्कूल उन्हें देख रहा था। अच्छा जी बेटा जी, ये तो हमारी रीडर की हो गई है पढ़ाई, ठीक है। आज हम बेटा की कारवाने उर्दू भी निकाल लीजिए। कारवाने उर्दू की हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे आज। और
आप कारवानी उर्दू का बेटे 10 मिनट्स रह गए हैं। टाइम बेटे कम है। कारवानी उर्दू का ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेट भर गया। तो ये क्या है, एक एक्ट का खेल है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रही हूँ, ये आप लोगों ने खुद रीडिंग करनी है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब जी इसका काम भी करेंगे और आपसे मैं रीडिंग भी करवाऊंगी। बस थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, एक एक्ट का खेल यानी ये ड्रामा है। तारुफ ये ड्रामा यूनानी लफ्ज ड्राओ से माखूज है, जिसके मायने अमली तौर पर करके दिखाने के हैं। जिस दिलचस्प ड्रामे के मुकालमों को दुरुस्त तलफ़ुज़ और तासुरात से पढ़िए। इसमें बेटा अगर तो आप स्कूल में होते तो इस तरह भी है, मैं आपको बेटा ये आप लोग सब पढ़ लीजिएगा इसको पूरे को। मैं आपको बेटा 3 इसके किरदार हैं, खलीफा मेहदी, गरीब लकड़हारा और सिपा सालार फौज। अब आप में से ही 3 बच्चों को बेटा ये एक एक कैरेक्टर दूंगी, तो हम इसको इस तरह ही बड़ा दिलचस्प बनाकर इस पर पढ़ेंगे, ठीक है। आप शर्त ये है कि आपने पहले इसको पढ़ लेना है ज़रूर, ताकि आपको पता हो। आप में से कोई एक बच्चा खलीफा मेहदी बनेगा, एक गरीब लकड़हारा और एक सिपा सालार फौज। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटा इसकी जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। आप जी होमवर्क देख लीजिए आप लोग। कारवानी उर्दू खेल पेट भर गया तो की पढ़ाई करें और अल्फाज मायनी कॉपी पर लिखें और याद करें, ठीक है। अब बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ जी हैदर बेटा बोलें। टीचर जी अभी रीडिंग करनी है ना? कौन सी? नहीं अभी तो बेटा टाइम नहीं है, टाइम ओवर होने वाला है। मैंने टीचर आपको वो जो बाकी काम है वो यूट्यूब पे आ गया ना? हाँ जी आ गया। जीएफ जी